बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 22वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम नाइफ बेस क्लासीफायर पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम इसके बारे में थोड़ा सा एक थ्योरम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इन प्रीवियस लेक्चर हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक्स देखे थे और बेस थ्योरम के बारे में हमने देखा था कि वो किस तरह से काम करता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नाइफ बेस्ड क्लासीफायर जो है वो कैसे हम बेस थ्योरम को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। हियर यू कैन सी द लेक्चर हेडलाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अजम्पशन की जिसे हम नाइफ बेस्ड अजम्पशन कहते हैं, और उसकी मदद से हम देखेंगे कि हमारे लिए कितना आसान हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और फिर हम MLE वर्सेस मैप, ये दो आगे वेरिएशंस हैं इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट लेप्लास स्मूथिंग, एक प्रॉब्लम जो कि हम फेस करते हैं नाइफ बेस्ड क्लासीफायर में, उसको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि अगर हमारे डेटा सेट में कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स या फीचर्स अगर हों तो फिर हम उनको कैसे नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेशन के अंदर डील कर सकते हैं। ओके, ये वही एग्ज़ाम्पल है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और मैंने ये जो चार क्वेश्चंस यहाँ पे एनलिस्टेड हैं, इनको हमने देखा था कि बेसिकली इनके अगेंस्ट हमने क्या फाइंड करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ फैक्ट्स हमने स्टेट करने थे ऊपर वाला सिनेरियो रीड करके। तो वो फैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो फैक्ट्स हैं जी। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अगेंस्ट जो आंसर है वो हमने स्टेट कर दिए वो फैक्ट्स। सेकंड ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ कैंसर सेल गिवन दैट इट कंटेन्स प्रोटीन ए। तो ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमें ये फाइंड करना होगा। तो ये किस तरह से फाइंड होगा, अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पे बेसिकली बेस रूल को यूज़ किया जा रहा है, बेस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन ए कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन कैंसर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वेयर एज जो ए है ये एविडेंस है, ठीक है जी, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर है ये प्रायर है, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन कैंसर है इसे हम कहते हैं ये लाइक्लीहुड है। तो हम अपने गिवन स्टेटेड फैक्ट्स में से ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर सकते हैं और फाइनल प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन कैंसर सेल कंटेन्स प्रोटीन ए। ठीक है जी, हमने ये फाइंड करना था इसमें। तो इस पे अगेन हम बेस रूल अप्लाई करेंगे, और बेस रूल अप्लाई करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो भी आपको नज़र आ रही हैं, जो एलिमेंट्स या टर्म्स नज़र आ रही हैं, वो सारी इन स्टेटेड फैक्ट्स में से हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं, कंप्यूट कर चुके हुए हैं। अलबत्ता जो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैंसर गिवन ए जो है ये कहाँ से आएगा। तो अगर हम देखें तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हम वन में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन ए निकाल दें तो जो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैंसर गिवन ए होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे 1 माइनस 0.01 इसलिए लिख रहे हैं। तो फाइनल ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट हो रही है। और फाइनली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने ये फाइंड करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन द करंट सैंपल, जिसमें प्रोटीन ए नहीं था, बी और सी थे। तो ये अगर हमने फाइंड करना था और इस पर अगर हम बेस रूल अप्लाई करें तो हमारे पास ये लाइक्लीहुड आ रहा है। ठीक है जी, और ये हमारे पास प्रायर आ रहा है, और ये हमारे पास जो है नीचे एविडेंस है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटेड फैक्ट्स हैं जो हमने ऊपर निकाले हैं सिनेरियो को रीड करके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करके, वो फैक्ट्स हमें कम्प्लीटली हेल्प नहीं कर रहे कि ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर हमारे पास मौजूद है जो प्रायर है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर 0.1 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अलबत्ता और हमारे पास ये भी मौजूद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी एंड सी इज़ 0.03, तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन लाइक्लीहुड कंप्यूट करना हमारे लिए एक चैलेंज है,
क्योंकि लाइकलीहुड जो है उसमें हमें एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिक्वायर्ड है क्योंकि हम कहीं से भी अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी एंड सी गिवन कैंसर नहीं निकाल सकते। तो अगर इसमें 3 वेरिएबल और फोर्थ वन इज़ द कैंसर वेरिएबल, अगर 4 इसमें इन्वॉल्व हैं, तो अगर हमें एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा तो ये अराउंड 2 पावर 4 के करीब इसमें एंट्रीज़, या 2 पावर 3 के करीब इसमें अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करें तो एंट्रीज़ रिक्वायर्ड होंगी। तो मतलब ये कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा वो टेबल अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि अब हम इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर ये प्रोबेबिलिटी या ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो फिर ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमें नाइव बेस अजम्पशन हेल्प करती है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, उससे पहले थोड़ा सा नाइव बेस अजम्पशन के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँगा एक कॉन्सेप्ट को, जैसे हम कंडीशनली इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस कहते हैं। अगर हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंस की बात की थी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 कॉइन्स हैं, उन्हें टॉस किया जाए तो एक कॉइन के ऊपर हेड आएगा कि टेल आएगा, ये नहीं इस पर डिपेंड करता कि दूसरे पर क्या आया है। तो अगर पहले कॉइन पर जो भी आउटपुट आ रही है वो दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रही और दूसरे पर जो आउटपुट आ रही है वो पहले को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, तो लिहाजा ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इनकी आउटकम्स एक दूसरे से। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आउटकम्स ऑफ ए डाइस आर इंडिपेंडेंट। अगर 2 डाई हैं आपके पास, यानी एक डाइस है तो आप उसे रोल करते हैं, तो एक की जो आउटकम है वो दूसरे पर कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा और दूसरे का की आउटकम का पहले पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। जबकि अगर क्वेश्चन ये हो कि सम ऑफ डाइस शुड बी इवन, मतलब आप एक डाइस रोल करें, 2 डाई जिसके अंदर हैं आप उन्हें रोल करें और आप चाह रहे हैं कि जी हम कहेंगे इवेंट तब अकर होगा, या एक ऐसा इवेंट हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जिसमें हम कहेंगे कि इवेंट जो है वो अकर तब होगा जब दोनों डाई की जो आउटकम्स हैं उनको जमा किया जाए तो आंसर एक इवन नंबर हो। अब ये जो इवेंट है इसका अकर होना दोनों जो डाई हैं या डाइस जो है उनकी आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अब यह है कि एक डाई पर अगर 5 आ गया है तो इवन होने के लिए अब दूसरी डाई जो है उस पर या तो 1 आए या 3 आए या 5 आए, मतलब कोई और नंबर ही आए। अगर पहली डाई पर इवन आ गया है तो दूसरी डाई पर भी इवन आए तब इवेंट अकर होगा। तो लिहाजा अब आपके इवेंट के अकर होने के लिए एक डाई की आउटपुट दूसरी डाई पर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये एक तरह से इनकी आउटकम्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्लाउडी एंड थंडर आर डिपेंडेंट, तो दिस इज़ ट्रू कि जब आप बादल आएंगे तो ही जो है वो बिजली जो है वो गरज सकती है, या थंडर जो है वो डिपेंड करता है बादलों के होने पे। तो इस वजह से हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर उनके दरमियान डिपेंडेंस है तो हम ये वाला सिंबल जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दूँ, समटाइम्स एक कंडीशन ऐड करें तो वो 2 इवेंट्स या 2 कह लें कि सिचुएशंस जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंडीशंस मेक्स देम इंडिपेंडेंट। कैसे कि अगर मैं कहूँ कि बारिश जो है ये गिवन है कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो अब जो थंडर है वो क्लाउडी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है जी। और इसी तरह से क्योंकि अब अंडरस्टूड है बारिश हो रही है तो बादल होंगे ही होंगे, लेकिन और अगर बादल होंगे तो फिर जो है हम ये नहीं कहेंगे कि अब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि बारिश तो हो लेकिन बादल ना हो। तो इस वजह से जब एक चीज़ अंडरस्टूड है तो हम कहेंगे अब थंडर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाउडी। और इसी तरह से अगर जो क्लाउडी है वो भी इस बारिश अगर रेन अगर इट इज़ गिवन कि रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो क्लाउडी जो है वो क्लाउडी होना या बादलों का होना वो थंडर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कि भाई अब ये नहीं कि बिजली चमकेगी तो ही कहा जाएगा कि बादल हैं।
तो बारिश अगर हो रही है तो जो बादलों का होना है वो मस्ट है, वो अंडरस्टूड है, तो वो अपनी कंडीशन पर डिपेंड कर सकता है। अलबत्ता आपस में ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इन दैट केस। तो लिहाजा समटाइम्स अगर कोई एविडेंस मिल जाए तो उस एविडेंस की बुनियाद पर हमारे जो वेरिएबल्स हैं या जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। तो इन दिस केस जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हमें ये एविडेंस हमारे पास है कि बारिश हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि भाई अभी क्लाउडी और थंडर में बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के सिचुएशंस हो सकती हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल के ऊपर। तो अगर अपनी एग्ज़ाम्पल पे हम बात करें तो हमें ये गिवन था, मतलब ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं था, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था ये वाला पार्ट जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी एंड सी गिवन कैंसर फाइंड करना था। तो ये लाइकलीहुड वाज द प्रॉब्लम। अब अगर इसमें मैं ये सेम ये वाला रूल जो यहाँ मैंने आपको बताया है ये अप्लाई कर दूँ, यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर दिया जाए अगर, और ये कहा जाए कि अगर कंडीशन गिवन है तो कंडीशन उन वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट करवा देती है। अगर इस अजम्पशन को ले लिया जाए तो फिर मैं इस पार्ट को या लाइकलीहुड को इस तरह लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन कैंसर, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी अगर मैं इन्हें इंडिपेंडेंट एज्यूम कर रहा हूँ तो फिर मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन कैंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन कैंसर। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब हमने डाइस के रोल करने की बात की थी इन लास्ट लेक्चर, तो मैंने कहा था कि जी हमने एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था और उसके अंदर हमने कहा था कि पहली डाई पर 2 और दूसरी डाई पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने कहा चूँकि ये इंडिपेंडेंट हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में ज़रूर दे दें। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी पहली डाई पर 1/6 थी और दूसरी डाई पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 थी। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/36 कंप्यूट किया। इसी तरह से अगर यहाँ से फिर एक बात हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हमारे जो इवेंट्स हैं या जो भी वेरिएबल्स हैं वो पहले बेशक एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों, बट अगर उन्हें एज्यूम कर लिया जाए कि गिवन सम कंडीशन और एविडेंस वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उनको ज़रब देने से हम उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। तो लिहाजा ये जो इनकी पहले हम एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी एंड सी गिवन सम कंडीशन, तो उस कंडीशन की बुनियाद पर इन्हें आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हुए अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन कैंसर लैदा निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन कैंसर लैदा निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन कैंसर लैदा निकाल लें और इन तीनों को फिर आपस में ज़रब दे देंगे, ठीक उसी प्रिंसिपल के तहत जो हमने डाइस के लिए यूज़ किया था। तो ये अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अपना वो जो स्टेटेड फैक्ट्स थे जो हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से निकाले थे, डिराइव किए थे, उनके मुताबिक अब ये वैल्यू भी हम वहाँ से ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी हमारे पास पहले से है, पता है हमें कि है, और ये भी है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट हो सकती है। तो लिहाजा एक यहाँ पे इंट्यूशन हमें मिल गया कि अगर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं गिवन सम कंडीशन और एविडेंस, तो हम उनको कुछ अलहदा से सेपरेटली लिखकर या उनको इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हुए उनकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे। तो जस्ट हमें उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। तो इस अजम्पशन के तहत अब हमें वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 3 वेरिएबल्स का बेस्ड ऑन कैंसर वो नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक तरह से कह लें कि आसान हो जाएगा अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये अगली बहस है कि क्या वाकई गिवन दिस कंडीशन कैंसर ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, यानी हो या ना हो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारी कंडीशन या एविडेंस की बुनियाद पर आपस में फ़ीचर्स इंडिपेंडेंट हैं और या वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं और इस बुनियाद पर हम इनको इस तरह से ही कंप्यूट करेंगे। अलबत्ता ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन ये देखा गया है कि अगर ये अजम्पशन लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए
तो रिज़ल्ट्स अच्छे खासे बेहतर होते हैं, बेशक वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ना भी हों। तो ये हम थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद इस पे बात करेंगे। तो ये रही जी नाइफ बेस्ड अजम्पशन, इट मेक्स लाइफ ईजियर, यानी वो जो हमें एक चैलेंज था, ये उस चैलेंज को बड़ी आसानी से अब हमें डील करने में हेल्प करेगी ये अजम्पशन। अब ये अजम्पशन है क्या, इसे आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास बेसिकली इस फॉर्म में यूजुअली जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में जो है वो लाइकलीहुड आ जाया करेगा, या कोई भी आप फ़िलहाल आप इसको थोड़ा सा, अभी मैं इसे उससे रिलेट नहीं करता हूँ क्लासिफिकेशन से, लेकिन ये है कि हमारे पास अगर कभी भी ऐसी फॉर्म हो कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो आपस में, यहाँ पे कॉमा जो है ये एंड को शो कर रहा है जी, ये एंड ऑपरेटर है बेसिकली, तो ये बता रहा है कि ये एंड हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं अगर उनके वो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और वो किसी गिवन सम कंडीशन, किसी कंडीशन की बुनियाद पर आपने उनकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है और वो एंड हो रहे हैं, तो आप इस अजम्पशन के मुताबिक ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज देर आर टू वेरिएबल्स x1 एंड x2, तो फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन y। तो इसी तरह से अगर मेरे पास x1 से लेके xn तक वेरिएबल्स हों, यानी एनी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो आपस में एंड हो रहे हों गिवन सम कंडीशन, तो हम उनको, ये प्रोडक्ट साइन है, ये बेसिकली बता रहा है कि हर आयत वेरिएबल जो है, यहाँ पे मैंने आई से डिनोट कर दिया है, सपोज़ अगर आई 1 होगा तो x1 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y, यानी ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन y। सॉरी, मेरे पास माउस जो है ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से काफ़ी मैं मुश्किल आ रही है इसको लिखने में। एंड अप टू सो ऑन इनटू ये, यानी इनका प्रोडक्ट होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन, ये एन है जी, गिवन वाई। तो यूँ आप एनी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट एज्यूम करते हुए उनको कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे मिस हो गई वो ये है कि अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल की ही बात करता हूँ जो ऊपर गिवन है, जिसमें दो ही वेरिएबल्स हैं, तो अगर मुझे इसको वैसे अगर कंप्यूट करना है बिना ये अजम्पशन लिए, तो मेरे पास ये फॉर्म आ रही है कि मुझे x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x2 y निकालना होगा और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन y निकालना होगा। ठीक है जी, ये इन जनरल तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है, लेकिन चूंकि हमने अजम्पशन ले ली है कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने उस कंडीशन पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर जब आप ये, तो खैर चलें एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, क्योंकि x2 इज़ डिपेंडेंट ऑन y और इसमें लिखा भी यही हुआ है, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला आपके पास पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, इसमें x1 इज़ डिपेंडेंट ऑन y बट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन x2, तो इस वजह से दिस कैन बी री रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y, और ये जो x2 है इसको हम कहेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर x1 डिपेंड नहीं करता। तो एक्चुअली तो ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी अगर इसकी निकालनी हो तो हमें ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, इसको कंप्यूट करना पड़ेगा। लेकिन हम, जैसे कि मैंने कहा कि इसको कंप्यूट करना जो है हमारे लिए, उसके लिए हमें फिर एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा तमाम पॉसिबिलिटीज़ के साथ, वहाँ से फिर देखकर हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ये जो अजम्पशन है ये हमारे लिए इसे आसान कर देगी, और इसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो सिर्फ अपनी क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये है जी नाइफ बेस्ड अजम्पशन, जो कि अब हम और जो हमें जब भी हम बेस थ्योरम या बेस रूल अप्लाई करेंगे तो ये अजम्पशन जो है ये हमें बड़ी हेल्प करेगी लाइकलीहुड को बिना जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट किए कंप्यूट करने के अंदर। तो ये अजम्पशन अब आप जहन में रखिएगा और इसको हम अब आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अब इसको एक प्रॉपर फॉर्म में हम लेके आए हैं
कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अंदर अब अगर लेट से कि मैं पीछे जो सिनेरियो हमने कैंसर्स प्रॉब्लम के हवाले से देखा था, तो उसमें अगर ये मान लिया जाए कि कैंसर डायग्नोस करना है किसी पेशेंट का, उन ए बी सी जो भी वो प्रोटीन्स थे उनकी बुनियाद पर हमने ये डायग्नोस करना है कि किसी पेशेंट को कैंसर है कि नहीं। और वो जो स्टेटेड फैक्ट्स हैं फ़र्ज़ कर लीजिए वो हमने निकाल कर कंप्यूट करके अपने पास रख लिए हुए हैं, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से वो हमें गिवन डेटा है वो हमें मिल गया हुआ है। तो हमारे पास वही वाली बात के एक जो सैंपल आया जो ऑन करंट डेट, वो ये था कि उसमें प्रोटीन ए नहीं था, ठीक है जी, और प्रोटीन बी उसमें था और प्रोटीन सी उसमें था। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सैंपल आया है क्या ये इसकी बुनियाद पे क्या ये एक कैंसरस पेशेंट की तरफ इशारा कर रहा है या नॉन कैंसरस पेशेंट की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास दो क्लासेस हैं फिर, 1 एंड 0। 1 का मतलब है कि पेशेंट कैंसरस है और 0 का मतलब है कि पेशेंट कैंसरस नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू 1 गिवन, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू 1 गिवन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू 1 गिवन। अब हमारे पास वो जो सैंपल आया था उस सैंपल की हम बात करेंगे कि जिसके अंदर a नहीं था, ठीक है, और उसमें b था और उसके अंदर c था। तो ये अगर निकाल लिया जाए, सॉरी, ये अगर निकाल लिया जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है y के 1 होने की, ये हम अगर फाइंड कर लें, और दूसरी तरफ हम यहाँ पे y का 1 होने से मुराद ये है कि कैंसरस होना पेशेंट का, और एक हम ये निकाल लें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो y है वो इक्वल्स टू 0 है, यानी कि जो पेशेंट है वो कैंसरस नहीं है, गिवन दैट कि जो सैंपल है उसमें प्रोटीन ए नहीं है, बी उसमें है और सी उसमें है। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज़ अगर हम कंप्यूट कर लें तो जाहिर सी बात है कि जिस टोटल सम तो इनका 1 आएगा, ये तो कंफर्म बात है कि अगर आप इन दोनों को जमा करें तो ये 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एविडेंस दोनों में सेम है और हमारे पास दो ही y की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो इस वजह से इन दोनों का टोटल सम जो है वो हमारे पास 1 आएगा। तो इसमें अब अगर इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम देखें तो हम यहाँ पे जस्ट ये प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करके देखें कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अगर 1 को बिलोंग करने की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इस सैंपल के तो हम कहेंगे कि पेशेंट कैंसरस है, और अगर 0 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है इस सैंपल के तो हम कहेंगे पेशेंट कैंसरस नहीं है। तो ये बेसिकली नाइव बेस क्लासिफिकेशन का वर्किंग प्रिंसिपल है। इसका रूल क्या है कि आपको क्लास जो है उसको प्रिडिक्ट करना है या बताना है कि किसी क्लास को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी गिवन करंट सैंपल जिसको आपने प्रिडिक्ट करना है, जिसके बारे में बताना है कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, वो क्या है। और इसको निकालने का तरीका क्या है, इस पर अप्लाई करते हैं आप बेस रूल। बेस रूल क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x1 टू n को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू n गिवन y, जिसे आप क्या कहते हैं लाइक्लीहुड, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, इसे आप कहते हैं प्रायर, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू xn जो है इसे आप क्या कहते हैं एविडेंस, ये गिवन एविडेंस है। तो बेसिकली अब आपके पास ये जो बेस रूल है ये आपको इस फॉर्म में इसे ट्रांसफॉर्म कर देगा। प्रायर आप यूजुअली जानते होते हैं, मोस्टली हमें एविडेंस को कंप्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम ये देखेंगे। और बचा आपके पास लाइक्लीहुड, तो लाइक्लीहुड कंप्यूट करने के लिए आप नाइव बेस अजम्पशन ले लेते हैं। और फिर अगर आपके पास अगर तो दो ही क्लासेस हैं तो यानी 0 1 या 1 2 या 1 -1, यानी अगर दो ही क्लासेस हैं तो एक के लिए अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो दूसरे की निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देना होगा।
तो जो जवाब आएगा वो आप देख लें कि दोनों का किसका आंसर ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो हो गया 2 क्लासेस के लिए। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा 3, 4, 8, 10, 20 क्लासेस हो तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसे 1 में से माइनस करके दूसरे की निकाल लें, फिर आपको सबकी अलग-अलग कंप्यूट करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरे पास सपोज 3 क्लासेस हों तो एक क्लास को मैं 1 कह रहा हूँ, दूसरे को 2 कह रहा हूँ, तीसरे को 3 कह रहा हूँ, तो बेसिकली फिर मैं यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं कंप्यूट करूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले y इज़ इक्वल टू 1 निकालूँ कि 1 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि मेरे पास जो गिवन जो सैम्पल है उसमें x1 से लेके xn की जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो मैं अगर पुट करूँ तो फिर इसी तरह से मैं दूसरा निकालूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास जो y है वो उसकी वैल्यू 2 हो, यानी क्लास 2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन x1 टू xn सैम्पल। और फिर मैं तीसरा निकालूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है y के 3 होने की या मेरी क्लास के 3 होने की गिवन दिस सैम्पल। और इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ में से अब यहाँ पे एक आपको टर्म नज़र आ रही है आर्क मैक्स। मैक्स का आपको पता है कि आप जो भी उसे इनपुट पास करते हैं, इनपुट्स पास करते हैं, उनमें से जो मैक्सिमम होता है उसे रिटर्न करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें मैक्स के फंक्शन को आपने 5, 7 और 10 पास किया तो 10 इज़ ग्रेटर तो आंसर होगा 10। लेकिन अगर मैं आर्ग मैक्स यूज़ करता हूँ तो ये मुझे इंडेक्स दे देगा, बेसिकली इंडेक्स दे देगा मुझे उस एलिमेंट का जो ग्रेटर होगा। यानी अगर मैंने 3, 5 और 10 पास किया और 10 जो है वो तीसरे नंबर पर है तो आर्ग मैक्स का फंक्शन मुझे 10 नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर 10 आ रहा है तो 3 रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये या यहाँ पे हम इस फंक्शन का मतलब ये है कि आर्ग मैक्स वाई का मतलब है कि वो वाई वो क्लास का नंबर जो जिसके लिए ये सबसे बड़ा जवाब देगा। तो मेरे पास अगर ये 3 हैं तो इन तीनों में से सपोज़ अगर इस थर्ड का आंसर या प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आई है तो ये मेरे पास x के y के आ जाएगा 3। ठीक है जी, कि 3 क्लास जो है बेसिकली उसको बिलोंग कर रहा है ये सैम्पल। तो ये सिंपल सा आइडिया है जी, आपके पास जितनी भी क्लासेस हैं आपने y या अपनी जो भी आउटपुट लेबल है उसको 1 बाय 1 सब के इक्वल रख के उनकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है और जिसके अगेंस्ट आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मिले वो आप डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारी इस क्लास को सैम्पल जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो ये नाइव बेस्ड क्लासीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी आपके सामने है, डिजिट रिकग्निशन प्रॉब्लम। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने हाथ से डिजिट्स लिखे हुए हैं, नंबर यानी 0 से लेके 9 तक, और आप चाह रहे हैं कि क्लासीफायर बनाएं और वो क्लासीफायर जो है वो प्रिडिक्ट करके बताए कि उस पर क्या लिखा है। ये पता है कि 1 से लेके या 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि हैंड रिटन डिजिट्स को आप फीड करें अपने क्लासीफायर में और क्लासीफायर ये प्रिडिक्ट करके बताए कि ये कौन सा वाला डिजिट लिखा हुआ है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका जो है, बड़ा सिंपल सा आइडिया, वो यही है कि आप मुख्तलिफ़ लोगों के हाथ से 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को लिखवाएं। फ़र्ज़ करें आप 100 लोगों को चुनते हैं, उनको पेज देते हैं और एक ब्लैंक पेज, और उन्हें कहते हैं जी मार्कर के साथ उस पर 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स एक अलग-अलग पेज पर लिख दें। एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार उनसे लिखवा लें और फिर आप उन पेजेस को स्कैन करके उनकी इमेजेस बना के और उन इमेजेस को रीसाइज़ करके एक ख़ास साइज़ में लेके आके, जैसे कि इन दिस एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 30 ज़रब 30 की एक जो है इमेज है। यानी 30 ज़रब 30 का मतलब है कि इसके अंदर 900 के करीब तकरीबन पिक्सल्स हैं जी। यानी इसमें 30 रोज़ हैं, 30 कॉलम्स हैं, और अगर 5 लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि अब ये ब्लैक एंड वाइट में अगर आपने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया तो जहाँ पे लिखाई आ रही होगी वहाँ पे पिक्सल्स जो है उनका कलर ब्लैक होगा, और जहाँ पे बैकग्राउंड होगी यानी कुछ लिखा हुआ नहीं होगा वो वाले पिक्सल्स जो हैं उनका कलर वाइट होगा। तो बेसिकली अब आपके पास जो इमेज है वो एक 30 ज़रब 30 की इमेज बन गई। अब आप क्या करेंगे, इस 30 ज़रब 30 की इमेज को एक वेक्टर्स की शक्ल दे देंगे। यानी फ़र्ज़ करें ये इमेज है तो इस इमेज को अब आपने एक वेक्टर की शक्ल कैसे देनी है कि इसकी जो पहली रो है पिक्सल्स की उसको आप लिखेंगे, जहाँ पे वो ख़त्म होगी उसके आगे ही उसकी फिर दूसरी रो जो है उसको लिखना शुरू कर देंगे,
फिर उसके बाद उससे जहाँ पे वो ख़त्म होगी फिर तीसरी रो के जो पिक्सल्स हैं उनकी वैल्यू 1 या 0 होगी। 0 मीन्स आप कह लें ब्लैक, 1 मीन्स आप कह लें वाइट। ठीक है, तो जहाँ पे लिखाई आ रही होगी वहाँ पे पिक्सल कलर 0 होगा, वाइट ब्लैक होगा, और जहाँ लिखाई नहीं आ रही होगी वहाँ पे 1 होगा यानी कि वाइट होगा। और इस तरह से अगर आप ये पूरी की पूरी 30 की इस इमेज के जो पिक्सल्स हैं या मैट्रिक्स बेसिकली इस तरह की बन रही है, इसको अगर आप एक लीनियर वेक्टर फॉर्म में कर दें तो ये 900 एलिमेंट्स का एक वेक्टर बन जाएगा। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे जो डेटा सेट है, डेटा सेट यानी मैं ये कह देता हूँ x1 x2 से लेके ऑनवर्ड मेरे पास x900, ठीक है जी, ये मेरे पास एक डेटा सेट बन गया जिसमें x1 से लेके x900 तक मेरे पास फीचर्स हैं, 900 फीचर्स हैं। पहली जो एक बंदे के हाथ से लिखा हुआ डिजिट जो उसकी इमेज आपने बनाई है 30 की, वो इसमें एक सैंपल बनेगा क्योंकि x1 से लेके x30 तक उस इमेज की पहले रो वाले पिक्सल होंगे, x31 से लेके 60 तक उस इमेज के दूसरे जो रो वाले पिक्सल्स हैं वो होंगे, और फिर इसी तरह से x61 से लेके 90 तक तीसरी रो के पिक्सल्स की वैल्यूज़ होंगी। और इस तरह से आप एक पूरी इमेज के तमाम पिक्सल्स की वैल्यूज़ जो कि 01 की शक्ल में है आप यहाँ पे एक सैंपल की शक्ल में 900 फीचर्स पर मुश्तमिल वो बना देंगे। फिर दूसरा सैंपल जो है वो दूसरी इमेज के लिए आप बनाएंगे, और यानी वो कोई सेकंड इमेज लेंगे, फिर थर्ड इमेज लेंगे, फोर्थ इमेज लेंगे, और इस तरह अगर आपके पास सैकड़ों इमेजेस हैं तो आपके पास सैकड़ों यहाँ पे सैंपल्स बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आसान रखने के लिए अपनी प्रॉब्लम को कहा गया है कि y कैन बी ईदर 5 और 6, मतलब आपकी जो इमेजेस हैं उन पर सिर्फ या तो 5 या 6 लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब ये 2 क्लास प्रॉब्लम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर 5 लिखा होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और अगर किसी में 6 लिखा होगा तो हम यहाँ पे 6 मेंशन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये वैसे तो 10 क्लास प्रॉब्लम यानी 10 क्लास प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डिजिट्स आपके 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, लेकिन हम इसे 2 क्लास प्रॉब्लम बना रहे हैं क्योंकि हम एक बाइनरी क्लासीफायर सपोज इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब हम चाह ये रहे हैं कि ये डेटा सेट हमारे पास बन जाए, फिर इस डेटा सेट को हम क्लासीफायर को या इन इमेजेस को 1 बाय 1 क्लासीफायर को इनपुट करें, और क्लासीफायर हमें प्रिडिक्ट करके बता दे कि क्या 5 लिखा हुआ है या कि 6 लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली हम इसमें करना चाह रहे हैं। तो अब इसका आसान सा कैसे तरीका बन सकता है या इसे किस तरह से नाइव बेस किस तरह से क्लासीफाई कर सकता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर यहाँ पे आप देखें तो एक हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं y के 5 होने की गिवन सम सैंपल। ठीक है, मैं यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने 100 लोगों से 5 भी लिखवाया, 100 लोगों से 6 भी लिखवाया, तो आपके पास 200 इमेजेस होंगी। उन 200 इमेजेस का डेटा सेट बना के आपने यहाँ पे रख लिया। अब इस डेटा सेट में कितनी रोज़ हैं? 200। अब आपने सपोज़ ये आपका बन गया ट्रेनिंग डेटा सेट जिसकी मदद से अब आपने ट्रेन करना है, यानी ये यहाँ से बेसिकली आपका क्लासीफायर सीखेगा। अब आपने उन 100 बंदों से हट के एक और बंदे को पकड़ा, उससे कहा कि वो कोई डिजिट लिखे पेज के ऊपर अपनी लिखाई में 5 या 6, और वो डिजिट जो है वो अब आप उसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि वो बेसिकली वो 5 लिखा है कि 6 लिखा है। आप अपने क्लासीफायर से वो प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, सेम उसी प्रिंसिपल के तहत उस इमेज को भी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे, 30 × 30 की वो इमेज बनाएंगे और उसको एक 900 पिक्सल्स की 900 फीचर्स की शक्ल में एक वेक्टर की फॉर्म दे देंगे, जैसे आपने ट्रेनिंग इमेजेस को ये फॉर्म दी थी। अब आपने बताने के लिए कि ये 5 है कि 6 है, क्या करना है कि अब आपने ये नीचे जो दो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ आपने मेंशन हमने की हुई हैं वो आपने कंप्यूट करनी है। एक ये कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो y उस इमेज की यानी वो जो क्लास है वो y जो वो 5 हो, गिवन दैट वो जो भी 900 पिक्सल वैल्यूज़ उसका जो फीचर बन रहा है ये आपने निकालना है। और फिर आपने निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इमेज 6 हो, उस पर 6 लिखा हुआ हो, गिवन वो जो भी इमेज है उसके पिक्सल वैल्यूज़।
तो x1 से लेके xn तक, यानी यहाँ पे अगर मैं 900 ले रहा हूँ फीचर्स, तो 900 यहाँ पे सैम्पल्स होंगे। तो इसको अगर आप उसी प्रिंसिपल के तहत देखें तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसका लाइकलीहुड बनाएंगे। तो लाइकलीहुड ये हो जाएगा, यानी अगर ये गिवन निकालना ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5 गिवन x1 टू xn, तो प्रोबेबिलिटी होगा यानी इसका लाइकलीहुड होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू xn गिवन y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास लाइकलीहुड है और ये हमारे पास है जी प्रायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो एविडेंस है वो आ जाएगा। और इस एविडेंस को अगर आप थोड़ा सा देखें तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि अगर मेरे पास दो ही क्लासेस हैं तो इट मीन्स के मैं अगर इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको जमा कर दूं तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। यानी probability of y is equal to 5 given some evidence and probability of y is equal to 6 given that same evidence। तो फिर आप कहेंगे कि इनका जो सम है वो 1 के ही एक्चुअली बराबर आना चाहिए। तो इस वजह से अगर आप इसके एविडेंस को थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना चाहें, वरना आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो चीज़ है बेसिकली जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ये क्या है, ये एक्चुअली है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू xn। ये हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है। इसको ज़रा हम थोड़ा सा अगर एलेबोरेट करके लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू xn गिवन y इज इक्वल टू 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू xn गिवन y इज इक्वल टू 6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 6। यानी अगर हम इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करके लिखें तो अगर आपको थोड़ा सा वो याद भी हो, हमने इस चीज़ पे ऑलरेडी बात भी की हुई है कि कैसे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल को आप जॉइंट में और जॉइंट को फिर आप कंडीशनल में ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। ये सेम वही वाला प्रिंसिपल अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू xn है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास दो ही क्लासेस हैं। अगर 3 होती तो फिर यहाँ पे वो तीसरी क्लास के लिए भी एक सम लगा के हम उसको भी यहाँ पे मेंशन करते। इसी तरह से y इज़ इक्वल टू 6 की अगर हम बात करें तो वो सेम वही लाइकलीहुड हम इस तरह से बना लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू xn गिवन y इज़ इक्वल टू 6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू 6 हमने निकालना है और डिवाइडेड बाई सेम डिनोमिनेटर जो कि आप ऊपर भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, ये नॉर्मलाइज कर रहा है प्रोबेबिलिटीज़ को और इसकी मदद से अब आपके पास जो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनका सम जो है वो 1 ही आया करेगा। तो ये अब हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल के हवाले से अब हम इसे कंप्यूट करना चाहते हैं तो लाइकलीहुड वैसे तो इसमें 900 फीचर्स हैं, तो 900 एलिमेंट्स के होने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर हमें तकरीबन 2 पावर अराउंड 2 पावर 900 एलिमेंट्स कंप्यूट करने पड़े अगर हम इसको नाइव बेस अजम्पशन को इसमें ना इन्वॉल्व करें। तो अगर नाइव बेस अजम्पशन इन्वॉल्व कर दें तो फिर ये लाइकलीहुड जो है इसे कंप्यूट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है जी। इसी तरह से ज़रा प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन y इज़ इक्वल टू 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन y इज़ इक्वल टू 5 और इस तरह से आप सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x 900 गिवन y इज़ इक्वल टू 5। तो अब चूंकि ये स्टेटिस्टिकली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो अब आप इनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं और अब आप इस पोजीशन में हैं या इस पोजीशन में होंगे कि अब आप x1 गिवन y इज़ इक्वल टू 5 निकाल सकें। यानी x1 इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी x1 खाली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये है कि x1 इज़ इक्वल टू वट एवर जो भी वैल्यू है आपको दी हुई। यानी फ़र्ज़ करें कि x1 की पिक्सल वैल्यू जो है वो x1 जिस पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वो वाइट है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर वो ब्लैक है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, या अगर आपने ब्लैक को 1 से और वाइट को 0 से लिखा हुआ है तो उस हिसाब से आप इसे
कंप्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी एक एग्ज़ाम्पल कि इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर किस तरह से नाइफ बेस्ड क्लासीफायर जो है वो काम कर सकता है। ओके, नाइफ बेस्ड अजम्पशन ये ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। जस्ट यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर ये नाइफ बेस्ड अजम्पशन ना ली जाए तो फिर अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ फीचर्स अगर शामिल हों आपके लाइक्लीहुड में, तो आपको इतने एलिमेंट्स कंप्यूट करने पड़ेंगे, इतने पैरामीटर्स आपको कंप्यूट करने पड़ेंगे उस टेबल के अंदर, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाएंगे, जो कि एक्सपोनेंशियल हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आप सिंपली नाइफ बेस्ड अजम्पशन अप्लाई कर दें तो फिर आपको जस्ट 2n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कंप्यूट करने पड़ेंगे। तो यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे कि एक लीनियर टाइम है और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल टाइम है। तो लिहाजा नाइफ बेस्ड अजम्पशन जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देती है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्वेबल तो बना देती है। अलबत्ता इसकी कुछ अपनी जगह पे कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि अगर स्टेटिस्टिकली या कंडीशनली वो जो पैरामीटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट ही ना हुए तो क्या होगा। तो हमने ये देखा गया है कि अगर जो फीचर्स हैं वो कंडीशनली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी हों तब भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स कंप्यूट किए गए हैं नाइफ बेस के थ्रू। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली अब ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से चलता है और किस तरह से फिर हम कंप्यूट करते हैं डिफरेंट अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपकी जो क्लास है, कोई भी क्लास, उसको हम y से डिनोट कर रहे हैं और ये जो स्मॉल v है ये उसकी किसी एक वैल्यू को डिनोट कर रही है। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर उसमें क्लास की जो वैल्यू है वो या जो भी क्लासेस हैं अगर वो 2 हैं और वो 1 या 2 हो सकता है, यानी y जो लेबल है उसमें 1 या 2 दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो v कैन बी इधर 1 और 2। तो अगर आपको फ़र्ज़ कर लें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू v निकालनी है, यानी कि फ़र्ज़ करें मेरे पास जो y कॉलम है उसमें पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 2, ये फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ़ सैम्पल्स के अगेंस्ट ये आउटपुट्स हैं। ठीक है जी। तो कितने सैम्पल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सैम्पल्स हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी y इज़ इक्वल टू, अब मैं v यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ 1, तो v यानी y के 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको वो काउंट करने हैं जहाँ जहाँ पर y v के बराबर है। ठीक है, y v मतलब v यहाँ पे 1 है तो आपको वो एलिमेंट्स या वो सैम्पल्स काउंट करने हैं जहाँ पे y 1 है या v की वैल्यू 1 है। तो ये 1 2 3 4 5 है। तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 और नीचे क्या है, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं जैसे कि हम देख चुके हैं 8। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.63 करके कुछ आएगा आई बिलीव, मे बी 0.2 समथिंग आएगा। एनीवेज ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। तो ये तो है प्रायर कंप्यूट करना। ये अगर आप देखें तो जब आप बेस रूल अप्लाई कर देते हैं तो लाइक्लीहुड और उसके साथ आ जाता है प्रायर। तो प्रायर में क्या होता है, प्रायर में होता है कि जी जो भी आप क्लास के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास आपने वो लिखा होता है वहाँ पे। तो ये तो है उसे कंप्यूट करना कि कैसे कंप्यूट होगा। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप लाइक्लीहुड के ऊपर अपनी नाइफ बेस्ड अजम्पशन अप्लाई कर देते हैं तो तमाम फीचर्स की अलग-अलग क्लास के बुनियाद पर या क्लास पर डिपेंडेंट बना के उनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखें तो एक्स आई क्या है, कोई भी आयत फीचर। फर्स्ट कर लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैनी फीचर्स आर देयर, तो मैं किसी आयत फीचर की बात कर रहा हूँ तो ये मैं उसे कह देता हूँ ये एक्स आई है। और यहाँ पे u क्या है, कोई पॉसिबल वैल्यू जो कि एक्स आई की हो सकती है।
वैसे तो मैं कह देता हूँ जी, फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, यानी सपोज 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो एक्स आई अपने अंदर रख सकता है। तो 4, 2 और 1, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे u जो है उसको कह देता हूँ कि उसकी वैल्यू जो है वो 4 है, यानी मैं 4 के लिए ये कंप्यूट कर रहा हूँ, 4 के लिए कंप्यूट कर रहा हूँ। गिवन v जो है वो मैं कह देता हूँ कि वो 1 है। तो अब मुझे निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स आई के 4 होने की, गिवन दैट कि y आपका जो है वो बराबर हो 1 के। और अगर ये आपने निकालना है तो आपको क्या काउंट करना है आपको काउंट करने हैं वो तमाम सैम्पल्स जहाँ पे एक्स आई जो है वो u यानी कि एक्स आई जो है वो 4 के बराबर हो और y जो है वो v यानी कि 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 और एक और ले लेते हैं जी, 8 सैम्पल्स थे, तो इस वजह से मैंने दोनों की तादाद जो है वो 8 कर दी है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये इससे रिलेटेड आउटपुट है, ये इससे रिलेटेड आउटपुट है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो मैंने ये इनको थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट करके शो कर दिया है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो अब वो सैम्पल्स जिनमें एक्स आई जो है उसकी वैल्यू 4 हो और वाई की वैल्यू 1 हो, तो एक्स आई 4 और वाई की वैल्यू 1, एक तो ये हो गया। फिर ये 4 है और y की वैल्यू 1 है, ये भी हो गया। ये 4 है लेकिन y की वैल्यू 2 है, ये नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली दो ऐसे सैम्पल्स हैं जिनमें x जो है वो 4 है और y जो है वो 1 है। तो यहाँ पे ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई वो तमाम सैम्पल्स जिनमें y की वैल्यू जो है वो 1 है। तो y की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास आ गया 5। तो 2/5 जो है ये क्या बनेगा 0.4। तो यूं हम किसी भी एक फीचर की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट गिवन सम क्लास प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये दो ही चीज़ें हमें कंप्यूट करना होती हैं जी। लाइकलीहुड के अंदर जितनी टर्म्स हैं वो नीचे वाले फार्मूला से कंप्यूट होंगी और प्रायर जो है वो ऊपर वाले फार्मूला से कंप्यूट होगा। और जो डिनोमिनेटर में आपके पास एविडेंस लिखा होता है, एविडेंस कंप्यूट करने के लिए मैंने जैसे कि बताया कि जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस के अंदर जो लाइकलीहुड मल्टीप्लाइड बाय प्रायर्स हैं उनके उन सबको जमा कर दें, तो बेसिकली वो वही चीज़ बनेगी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस होगी, जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। लेकिन अगर हमने सिर्फ क्लास बतानी है, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, तो हम देखेंगे कि हमें डिनोमिनेटर या वो एविडेंस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जी, ज़रा गौर से इसे देख लें कि हमारे पास फ़ीचर्स क्या हैं। एक फ़ीचर ये है आउटलुक, एक फ़ीचर है टेम्परेचर, एक फ़ीचर है ह्यूमिडिटी, एक फ़ीचर है विंड। तो इन 4 फ़ीचर्स की बुनियाद पे जो कि मौसम से रिलेटेड हैं, वेदर से रिलेटेड हैं। आउटलुक क्या है, सनी हो सकती है आउटलुक, ओवरकास्ट हो सकती है, रेन हो सकती है, 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। टेम्परेचर हॉट हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, कूल हो सकता है, इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ह्यूमिडिटी हाई हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, इसकी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हम ले रहे हैं, इसकी 2 ही आउटकम्स हैं। विंड जो है ये वीक हो सकती है और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इसकी भी ये भी एक बाइनरी वेरिएबल है, इसकी भी 2 ही हम पॉसिबिलिटीज़ ले रहे हैं। तो इन गिवन सिचुएशंस में जो कि मुख्तलिफ सैम्पल्स D1 D2 D3 ये क्या है, सैम्पल्स के सीरियल नंबर, ये डेज़ हैं बेसिकली, तो आप इन्हें सीरियल नंबर के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अब डिफरेंट सैम्पल्स के अगेंस्ट क्या मैच, जो टेनिस मैच है वो होगा या नहीं होगा। तो ये आपके पास 14 के करीब डिफरेंट डेज़ का डेटा है कि किस दिन कौन मौसम की सिचुएशन क्या थी और मैच हुआ था कि नहीं हुआ था। और क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सैम्पल आपको दिया जाए कि मैं यहाँ पे कहूँ भाई ओवरकास्ट है मौसम आउटलुक, टेम्परेचर हॉट है, मैं ऐसे ही एक फ़र्ज़ कर लेता हूँ, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है और जो विंड है वो वीक है, तो बताइए कि मैच होगा कि नहीं होगा।
तो आपने गिवन ऊपर जो डेटा है उससे लर्न करते हुए नाइव बेस्ड अजम्पशन या क्लासिफायर को इस्तेमाल करके आप इस सैंपल के अगेंस्ट क्या जवाब आएगा ये बता सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना होगा वो हम देख लेते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैंने डेटा सेट ऊपर जो है यहाँ पे वही वाला डेटा सेट यहाँ बना दिया है, और अब आप कुछ प्रोबेबिलिटीज़ पहले से कंप्यूट करके रख लेंगे। जितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, 4 वेरिएबल्स हैं, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। आपके पास 4 टेबल्स बनेंगे। आउटलुक के लिए एक टेबल बनेगा, एक आपका टेम्परेचर के लिए टेबल बनेगा, एक ह्यूमिडिटी के लिए बनेगा और एक विंड के लिए बनेगा। जितने हर टेबल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं आप उतनी यहाँ पे रोज़ बना लेंगे। ठीक है जी। जैसे कि आउटलुक की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो आपने यहाँ पे कह दिया सनी, ओवरकास्ट और रेन। टेम्परेचर की भी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, हॉट, माइल्ड और कूल। जबकि ह्यूमिडिटी की और विंड की आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जैसे ह्यूमिडिटी नॉर्मल है और हाई है, और विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है और वीक हो सकती है। तो ये टेबल के अंदर अगर आप ये प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करके रख लें तो आपको बड़ी आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस टेबल को फिल कैसे करना है, तो चूंकि आपके जो आउटपुट कॉलम है जिसमें चूंकि 2 ही क्लासेस हैं, क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, प्ले टेनिस की वैल्यू या तो येस होगी या नो होगी, जैसे कि आप इस कॉलम में देख भी सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे आउटपुट कॉलम के हवाले से 2 कॉलम आएंगे हर एक में। अगर 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती, 3 होती, तो फिर यानी 3 क्लासेस पॉसिबल होती तो फिर 3 कॉलम होते हैं यहाँ पे। अब चूंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम सभी के अंदर आएंगे। और ये जो अब आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये प्रोबेबिलिटी हमें क्या बता रही है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमें बता रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम यूँ लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटलुक, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटलुक इज़ इक्वल टू सनी। अगर रो देखें तो ये सनी रो, सनी को बिलोंग कर रही है। सनी गिवन दैट, कॉलम देखें तो प्ले इज इक्वल टू यस, गिवन दैट के जो क्लास है प्ले दैट इज इक्वल टू यस। एविडेंस ये है, तो ये इस चीज़ को बिलोंग कर रही है। इसी तरह से आप बाकी तमाम को भी देख सकते हैं कि उनसे क्या बन रहा है या उनसे क्या मुराद है। तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसे देखते हैं कि ये 2/9 ही आ रहा है या कि नहीं, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो मैंने पिछली स्लाइड पर कंप्यूट करके आपको बताया था, तो आप वो वाली तमाम रोज़ कंप्यूट कर लें जिनमें आउटलुक सनी हो और प्ले येस हो। पहली आउटलुक सनी है ये वाली, लेकिन प्ले जो है वो, यानी इसकी अगर हम बात करें तो प्ले नो है तो ये तो नहीं आएगी। फिर दूसरा भी सनी है लेकिन प्ले नो है तो ये भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये सनी है तीसरा, और यानी यहाँ पे हमारे पास सनी है लेकिन अगेन जो प्ले टेनिस की आउटपुट है वो नो है तो ये भी नहीं आएगी। फिर ये एक सनी है लेकिन, और यहाँ पे प्ले टेनिस इज़ यस। तो एक, यानी हमारे पास टोटल 4 ऐसे सैम्पल्स हैं जिनके अंदर प्ले जो आउटलुक है वो सनी है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सैम्पल ऐसा है जिसमें प्ले टेनिस जो है वो येस है। तो यहाँ पे हमारे पास इनफैक्ट, सॉरी एक में मिस कर गया हूँ, ये एक तो ये कि जस्ट अ सेकंड, देयर इज़ अ मिस्टेक, कि इसे मुझे क्रॉस नहीं करना चाहिए बल्कि इसे मुझे टिक करना चाहिए कि ये तो मैं लूँगा क्योंकि आउटपुट इसमें येस है। और दूसरा ये वाला एक सैम्पल है, ये भी आउटलुक सनी है और जो प्ले टेनिस की आउटपुट है वो येस है। तो टोटल 5 हैं, 5 जहाँ पे सनी आउटलुक है, लेकिन 2 ऐसे हैं जहाँ पे टेनिस प्ले जो है उनकी उसकी वैल्यू येस है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा, जो फॉर्मूला पिछली स्लाइड पर पढ़ा था उसके मुताबिक। और टोटल कितने ऐसे सैम्पल्स हैं जिनके लिए प्ले जो है वो उनकी वैल्यू येस है, उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये 2/9 कंप्यूट हो रहा है। अगर आप सेम प्रिंसिपल के तहत बाकी सब को भी कंप्यूट करना चाहें
तो सेम इसी रूल के तहत आप ये टेबल्स फिल करके रख लेंगे। यही ट्रेनिंग है, इस अमल को हम कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग का अमल है। बेसिकली हमने मौजूदा डेटा से ये निकाल के अपने पास पहले से महफूज कर लिया कि हर वेरिएबल की हर वैल्यू के अगेंस्ट दूसरी क्लास और गिवन क्लास के मुताबिक क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, वो हमने टेबुलर फॉर्म में यूँ स्टोर कर ली। एक और मिसाल यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये अगर हम देखें टेम्परेचर माइल्ड हो और प्ले जो है वो येस हो, उस हिसाब से टेम्परेचर माइल्ड एक ये, अच्छा ये वैसे भी अगर आप इस डेटा सेट में देखें तो जो येस सैम्पल्स हैं ना उन्हें रेड में लिखा गया है, तो आप सीधा सीधा भी देख सकते हैं यहाँ पे ये एक वैलिड है माइल्ड, ये जो ब्लैक में माइल्ड लिखा होगा ये वैलिड इसलिए नहीं होगा, इसकी क्लास नो है और हम येस क्लास वाले देख रहे हैं। अगर हम दूसरा कॉलम कंप्यूट कर रहे होते ये वाला तो इसमें हम नो देखते। अच्छा ये एक होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो कितने इसमें माइल्ड हैं जो रेड कलर में है 4, क्योंकि उनके क्लास अगेंस्ट क्लास येस होगी, तो ये इस वजह से न्यूमरेटर में 4 लिखा हुआ है जी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, क्यों 9? क्योंकि येस सैम्पल्स इस पूरे डेटा सेट में 9 हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे हर येस वाले कॉलम में डिनोमिनेटर 9 ही लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ येस सैम्पल्स जितने हैं वो 9 ही रहेंगे इस पूरे डेटा सेट के मुताबिक। और अगर आप नो वाले देखें तो हर एक में डिवाइड किया जा रहा है 5 से, क्योंकि अगर आप ये वाले नो वाले गिने तो 1 2 3 4 और वो 5 है। तो यूँ आप ये टेबल्स कंप्यूट करके रख सकते हैं, इसी को हम लर्निंग कहेंगे। बाकी दो ऑप्शन दो प्रोबेबिलिटीज़ रह जाएंगी, वो जो प्रायर्स हैं, जितनी क्लासेस हैं उतनी आपके पास प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करके रखनी होंगी। तो एक आपके पास ये है कि प्ले इज़ इक्वल टू येस, और एक यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज़ इक्वल टू येस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज़ इक्वल टू नो। और ये कैसे कंप्यूट होगी? बहुत आसान सा फॉर्मूला जो पिछली स्लाइड पर देखा था कि टोटल येस वाले आउटपुट वाले सैम्पल्स गिन लें और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल से डिवाइड कर दें। तो येस वाले सैम्पल्स कितने हैं? 9 हैं, और टोटल सैम्पल्स कितने हैं? 14 है, तो 14 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से 9 वाले सैम्पल कितने हैं? 5, और टोटल कितने हैं? 14, तो इसमें 5 को 14 से डिवाइड कर दिया। तो ये अगर आप कंप्यूट करके रख लें, अब आप किसी भी न्यू सैम्पल, यानी अगर मैंने जैसे पिछली स्लाइड पे कहा था कि अगर आउटलुक जो है वो सनी हो, टेम्परेचर जो है वो हॉट हो, और ह्यूमिडिटी जो है वो हाई हो, विंड जो है वो वीक हो, तो क्या मैच होगा कि नहीं? तो अब आप ये इन टेबल्स की मदद से कि फ़र्ज़ करें कि ये अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि जी बताएं जी कि अगर आउटलुक सनी हो, टेम्परेचर कूल हो, ह्यूमिडिटी हाई हो और विंड स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या मैच होगा या कि नहीं होगा? तो आपने जो पीछे टेबल्स बनाए हैं गिवन डेटा सेट से, जो लर्निंग कह रहे हैं जिसको हम, उसकी मदद से अब आप इसको बआसानी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे? कि अब आपने एक्चुअली जवाब ये, अच्छा इस पूरे को मैं कह रहा हूँ जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं, और इसको मैं कह देता हूँ एक्स प्राइम, ताकि लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए, एक्स बार कह लें। तो अब दो प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है कि क्या मैच होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज़ इक्वल टू येस गिवन दिस सैम्पल, और निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन दिस सैम्पल। ये हमने निकालना है, ठीक है जी। यानी ये किसके, अगर ये एक्स प्राइम है तो बेसिकली हमने अब निकालना है कि क्या मैच होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येस गिवन एक्स प्राइम। इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्राइम गिवन येस मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ येस डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस जो कि एक्स प्राइम है। एक आपने ये निकालना है, और एक आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन एक्स प्राइम, जो कि बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्राइम गिवन नो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। नो का मतलब है प्ले इज इक्वल टू नो, या यस का मतलब है प्ले इज इक्वल टू यस, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्राइम। ठीक है जी, एविडेंस जो है। अब अगर आप इन दोनों को ज़रा थोड़ा सा कंपेयर करें तो दोनों का जो भी जवाब आएगा, जो ग्रेटर होगा हम कहेंगे कि उसको बिलोंग कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे सिर्फ ये जवाब देना हो कि किस क्लास को बिलोंग करता है, येस को या नो को ये सैम्पल,
तो मुझे इस बात से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मुझे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ये बताना है कि किस क्लास को बिलोंग कर रहा है ये सैम्पल। तो मैं अगर ये डिनोमिनेटर जो कि दोनों में कॉमन है, इसमें भी वही डिनोमिनेटर है और इसमें भी वही डिनोमिनेटर है, तो इसे कंप्यूट ना भी करूं तब भी मैं ये जवाब दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका जवाब आता है सपोज़ 3/7, मिसाल दे रहा हूँ, और इसका जवाब आता है 4/7, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर होगी, लार्जर होगी। ये क्या होगी? ये लार्जर होगी। क्वेश्चन ये है कि ये कैसे लार्जर होगी, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है। तो डिनोमिनेटर यानी अगर न्यूमरेटर किसी इन दोनों टर्म्स में जिसका न्यूमरेटर हाई है, वो उसका फाइनल आंसर भी हाई ही रहेगा, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर से आप दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब बेशक आप डिनोमिनेटर ना कंप्यूट करें, सिर्फ न्यूमरेटर को देखकर ही जवाब दे सकते हैं कि ये किस क्लास को बिलोंग करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अब ये कंप्यूट ना भी करें तब भी गुजारा हो सकता है। जो डिनोमिनेटर्स या एविडेंसेस की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ना भी कंप्यूट की जाए तब भी इसका जवाब इसलिए दिया जा सकता है कि हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने से गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ ये मालूम करने से गर्ज है कि किस क्लास को सैंपल बिलोंग कर रहा है। तो लिहाजा अब अगर आपने ये निकालना है तो फिर आपको पता है कि प्रायर तो आपको गिवन है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये जो लाइकलीहुड्स हैं, ये वाला लाइकलीहुड और ये वाला लाइकलीहुड, ये जो लाइकलीहुड्स हैं इनमें एक्स बार जो है वो बेसिकली ये गिवन है, ये है एक्स बार। तो इसको अब आपने नाइव बेस्ड अजम्पशन जब अप्लाई करनी है तो नाइव बेस्ड अजम्पशन कहेगी कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ क्लास पर डिपेंडेंट है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो फिर आपके पास ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन येस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कूल गिवन येस, क्योंकि आपको जो सैंपल गिवन है उसमें आउटलुक सनी है, टेम्परेचर कूल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन येस, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई है इसमें जो गिवन सैंपल है उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इज इक्वल गिवन येस, क्योंकि इसमें विंड स्ट्रॉन्ग है, इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज इक्वल टू येस। ये क्या है? ये प्रायर है जी, ये वो जो आप बेस रूल अप्लाई करते थे तो ये प्रायर है, और यहाँ से लेके ये जो चीज़ है यहाँ तक ये आपका लाइकलीहुड है जो आपने नाइव बेस अजम्पशन को पास किया और उसने इनको आपस में कंडीशनली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवा के अलग-अलग उनकी प्रोबेबिलिटी आपसे कही कि कंप्यूट कर लें। ठीक है जी। अब आप जानते हैं, पिछले टेबल में देखें जाके जो आपने कंप्यूट करके रखे हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन येस क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन येस उसमें था 2/9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/9, ये आ जाएगा जी 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ कूल गिवन येस वो था 3/9, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन येस वो आप अगर टेबल में से देखें तो वो है 3/9, तो यहाँ आ जाएगा 3/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग गिवन येस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग गिवन है येस जो है वो भी 3/9 है, तो यहाँ भी आ गया आपके पास 3/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इज इक्वल टू येस जो कि प्रायर है, ये भी आपने पिछली स्लाइड पर देखा था, हमने कंप्यूट किया था 9/14, तो ये आ जाएगा 9/14। अगर मैं इन सब को ज़रब दूँ और जो डिनोमिनेटर है उसको इग्नोर कर दूँ तो मेरे पास जवाब आएगा 0.0053। दूसरी तरफ नो के लिए भी अब यही काम करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन नो वो आपके पास 3/5 है, यहाँ पे आपने टेबल में से देखा तो पता चला। कूल गिवन नो जो है वो 1/5 है, हाई गिवन नो जो है वो 4/5 है, स्ट्रॉन्ग गिवन नो जो है वो 3/5 है, और प्ले इज इक्वल टू नो प्रायर जो है वो 5/14 है। तो ज़रब दिया तो आपके पास जवाब आया 0.0206। अच्छा, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं जी, अगर इन दोनों को जमा करें तो अगर दो ही क्लासेस हैं तो आंसर तो 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या ये 1 है? तो जवाब है कि नहीं, ये 1 तो नहीं है। ये इस वजह से 1 नहीं है क्योंकि हमने इन्हें नॉर्मलाइज नहीं किया, हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करके नहीं निकाला। तो याद रखें कि इनको आप प्रोबेबिलिटीज़ नहीं कह सकते। अब ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है, अलबत्ता ये जो पार्शियल आंसर्स हैं ये हमें अब हेल्प कर सकते हैं ये जवाब देने में कि किस क्लास को ये सैंपल बिलोंग करता है। तो चूंकि नो के अगेंस्ट जो जवाब आया है दैट इज़ ग्रेटर दैन द आंसर वी कंप्यूटेड फॉर येस क्लास, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सैंपल जो है ये नो क्लास को बिलोंग करता है।
लिहाजा हम कहेंगे कि मैच नहीं होगा इस सिचुएशन में। तो यूँ आप किसी भी गिवन सैंपल या डेटा या फीचर्स की वैल्यू के अगेंस्ट निकाल सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं नाइव बेस्ड क्लासीफायर के थ्रू कि क्या वो मैच जो है वो होगा या कि नहीं। अलबत्ता अगर आपने नीचे वो जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज़ अगर आपने निकालनी हो तो फिर उसका तरीका ये है कि ये जो है ये तो था न्यूमरेटर। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी क्लासेस हैं उनके जो लाइकलीहुड और प्रायर्स को ज़रब आप दे रहे हैं, जो न्यूमरेटर्स कंप्यूट हो रहे हैं, उन सबको जमा करके डिवाइड कर दें तो आपके पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो मतलब मैं अगर इसे डिवाइड कर दूं 0.0053 प्लस दूसरे का क्या है 0.0206, 0.0206 इससे डिवाइड कर दूं इसको तो अब आएगी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह से इसको मैं डिवाइड कर दूं 0.0206 को बी में डिवाइड कर दूं 0.0053 प्लस 0.0206 से। तो अब जो जवाब आएगा ये भी इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगर आप दोनों को जमा करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि आपने नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऐड कर दिया है, एविडेंस की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी है। तो यूँ खैर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट निकालना तभी ज़रूरी होगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अदरवाइज़ अगर आपसे कहा जाता है कि आप क्लासीफाई करके बताएं कि ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो सिर्फ न्यूमरेटर्स कंप्यूट कर लें, वो गुड इनफ होगा फॉर सच प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है। परफॉर्मेंस कर्व क्या है कि बेसिकली अगर आप ट्रेनिंग सेट जो है उसका जो साइज़ है उसका बड़ा असर पड़ता है। जितने ज़्यादा सैम्पल्स होंगे आपके पास डेटा सेट में उतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी या रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी ऑन टेस्ट सेट, कि आप टेस्ट सेट मतलब वो जो अनसीन डेटा आप उसे बाद में दे रहे हैं, तो उस पर कितने अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, एक्यूरेसी कितनी अच्छी आ रही है, ये बढ़ती जा रही है। यानी जब आपने कोई 10 के करीब सैंपल रखे तो एक्यूरेसी बहुत कम है, 20 के ऊपर जाके एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर हो गई है, 40 पे जाके, 60 पे जाके, ठीक है जी, अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ पे जाके ये स्टेबल हो गई है। 95% या 96% के करीब एक्यूरेसी मिलना शुरू हो जाएगी जब आपके सैंपल यहाँ पे 200 के करीब गए हैं किसी एक एग्जांपल के हवाले से। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर केस में आप 200 के करीब सैंपल ले लेंगे तो आपको एक्यूरेसी इतनी अच्छी मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो किसी एक एग्जांपल के हवाले से किसी ने ये कर्व जनरेट की है। अलबत्ता ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सैंपल्स इंक्रीज़ होते हैं तो एक ख़ास हद तक अगर नंबर ऑफ़ सैंपल्स उस हर प्रॉब्लम के लिए वो हद डिफरेंट होगी, एक ख़ास हद तक वो सेट का साइज़ अगर हो जाए तो फिर आपको एक्यूरेसी जो है वो जो भी नाइव बेस्ड क्लासीफायर मैक्सिमम आपको वहाँ पे दे सकता है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि नाइव बेस्ड हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आइडियली बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन अमूमन काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स इसके आते हैं जब हम इसे यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एक यहाँ पे डिफरेंस शेयर किया जा रहा है इसकी दो वेरिएशंस का, कि एक को हम कहते हैं MLE मैक्सिमम लाइकलीहुड नाइव बेस्ड क्लासीफायर, और मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी जो है नाइव बेस्ड क्लासीफायर। इसमें बेसिकली ये दो वेरिएंट्स हैं, ये दो वेरिएशंस हैं। सिंपल सी डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो हमने अभी पढ़ा है वो था मैप, ठीक है जी, जिसमें हम क्या करते थे कि हमें जो पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी वो बराबर किसके होती थी, लाइकलीहुड इनटू प्रायर डिवाइडेड बाय एविडेंस, ये थी। और एविडेंस हम नहीं कंप्यूट करते थे तो सिंपली हमें सिर्फ जवाब निकालने के लिए सिर्फ लाइकलीहुड को ज़रब देना होता था प्रायर के साथ। जो MLE है ये इसका एक और ये सिंपलेस्ट वर्जन है, इसमें हम लाइकलीहुड पर ही डिसीजन लेते हैं, प्रायर को भी साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, प्रायर को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे होते, अपना डिसीजन सिर्फ लाइकलीहुड की बुनियाद पर हम ले रहे होते हैं। तो इस वर्जन को हम कह रहे होते हैं या इस वेरिएशन को हम कह रहे होते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड अप्रोच, और दूसरी अप्रोच को हम कह रहे होते हैं कि मैक्सिमम ए पोस्टीरियर अप्रोच। अब यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली हुई है जिससे मैंने समझाने की कोशिश की है कि
इनके दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है इनके रिज़ल्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 बैग्स हैं, एक बैग है B1, एक बैग है B2 और एक बैग है B3। आई थिंक ये 2 मिस्टेकनली लिखा गया है। तो 3 बैग्स हैं जी, और जो बैग्स हैं उनमें कैंडीज़ हैं, और 2 रंग की कैंडीज़ हैं। उनमें एक रेड कलर की कैंडीज़ हैं और एक ग्रीन कलर की कैंडीज़ हैं। और सपोज़ प्रॉयर्स जो आपने, क्योंकि अब आपकी बैग्स 3 हैं और क्लास हम अपने बैग को कह रहे हैं, तो फिर बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और बैग 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हम 1/2 ले रहे हैं जी। ठीक है, दीज आर दी प्रॉयर्स। और आई थिंक 1/2, और अगर इन तीनों को सम करें तो हमारे पास यस, ठीक है जी, ये 3 हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ हैं। क्योंकि हमारी क्लास जो है उस क्लास का नाम है बैग, उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, B1, B2 एंड B3। तो बैग के B1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यहाँ से मुराद ये है। बैग के B2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और बैग के B3 होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ आपने जो थी वो फ़र्ज़ कर लीजिए हमने कंप्यूट करके रख ली कि जो हमारी जो कैंडी है, जो फ़ीचर है हमारा, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के जो बैग है वो बैग 1 हो वो 3/4 है, और उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के बैग जो है वो B1 है वो 1/4 है। ठीक है जी, इसी तरह ये दोनों को आप जमा करेंगे तो आंसर 1 होगा। और इसी तरह से कैंडी के रेड होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के बैग B2 है वो 1/5 है, और कैंडी के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के जो बैग है वो B2 है वो 4/5 है। इन दोनों को भी जमा करें, आंसर 1 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडी जो है कि वो रेड हो गिवन दैट के बैग B3 है वो 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडी इक्वल टू ग्रीन गिवन दैट के जो बैग है वो B3 है वो 2/3 है। तो ये वही चीज़ है जो हमने पीछे अपने टेनिस प्ले करने के लिए जो डेटा सेट था वो बनाया था, उसके लिए हमने टेबल्स बनाए थे। ये समझ लें वही काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि बताएं कि अगर आपने एक कैंडी निकाली है और वो कैंडी ग्रीन है, तो बैग क्या, किस बैग में से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन कैंडी आई होगी, या क्या चांसेस हैं, या किस क्लास को ये, किस बैग को बिलोंग कर रही है ये कैंडी, ये आपने जवाब देना है। तो अगर आप इस पर वही चीज़ अप्लाई करें, अगर तो मैक्सिमम लाइकलीहुड आपने करना है अप्लाई इस पर, तो मैक्सिमम लाइकलीहुड जो अप्रोच है, MLE अप्रोच जिसे मैं कह रहा हूँ, वो तो ये कहेगी कि जी आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इसमें आपने अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ आपको निकालनी होंगी। एक तो ये है कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बैग है वो B1 हो गिवन दैट कि जो कैंडी है वो ग्रीन है। एक ये निकालना है आपने। फिर आपने निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बैग है वो B2 हो गिवन के कैंडी जो है वो ग्रीन कलर की है। और तीसरा आपने निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बैग है वो B3 हो गिवन दैट कि कैंडी जो है वो ग्रीन है। मैं यहाँ पे इस तरह से इसे कह रहा हूँ, ये 3 आपने निकालनी। तो मैक्सिमम लाइकलीहुड अप्रोच कहती है कि आप सिर्फ ये निकाल लें कि प्रोबेबिलिटी, बेस रूल जो अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडी इज़ इक्वल टू ग्रीन गिवन B इज़ इक्वल टू B1, ये निकाल लें। डिनोमिनेटर वगैरह इसमें है नहीं, प्रॉयर से इसमें ज़रब नहीं देते। और अगर ये मैप हो तो फिर मैप यहाँ पे कहेगा कि आप यहाँ पे साथ प्रॉयर से भी मल्टीप्लाई करें। तो प्रॉयर क्या है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग इज़ इक्वल टू B1, तो ये फिर प्रॉयर भी साथ ऐड हो जाएगा। तो ये है पहले बैग के लिए, यानी इसके अगेंस्ट ये MLE, यहाँ तक MLE है, और अगर इसे भी ऐड कर दिया जाए तो ये मैप बन जाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी दोनों के लिए भी ये कंप्यूट करेंगे और फिर जो डिफरेंस आएगा वो आप देखेंगे कि वो डिफरेंस क्या है।
तो इस तरह से आप 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। तो आप जब देखिएगा कि जब आप लाइकलीहुड अप्रोच यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आएगा B2। ठीक है जी, आंसर इज़ B2। जब आप लाइकलीहुड खाली सिर्फ लाइकलीहुड के ऊपर आप बेस्ड अपना बना रहे हैं एल्गोरिदम। क्योंकि आप देखें कि कैंडी इज इक्वल टू ग्रीन गिवन B1 जो है वो आपके पास 1/4 है, कैंडी इज इक्वल टू ग्रीन गिवन B2, खाली लाइकलीहुड जो है वो तो इसी के बराबर आ रहा है ना, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ग्रीन गिवन B1, ग्रीन गिवन B2, ग्रीन गिवन B3, तो ये 4/5 है और ग्रीन गिवन B3 जो है वो 2/3 है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो 4/5 इज़ दी आंसर, तो लिहाजा ये B2 को हम कहेंगे बिलोंग कर रही है। लेकिन अगर मैप अप्रोच यूज़ की जाए जिसमें साथ प्रायर से भी ज़रब दी जाती है, आप ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटू B1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, probability of green into B2 multiplied by probability of B2, probability of green into B3 multiplied by probability of B3। तो अब अगर आप इनके साथ प्रायर्स भी ज़रब दे दें तो B1 जो है इसके लिए प्रायर हमारे पास क्या है 1/3, तो 1/3 से इसे ज़रब दे दें। B2 के लिए प्रायर वैल्यू जो है वो 1/6 है, इसे 1/6 से ज़रब दे दें। और तीसरे के लिए हमारे पास 1/2 है, इसे 1/2 से ज़रब दे दें। तो अब जो हाईएस्ट आंसर होगा वो आपके लिए बैग 3 का होगा। आप देखेंगे 2 और 3 इंटू 1/2। तो लिहाजा नाइव बेस्ड क्लासीफायर में आगे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, MLE क्लासीफायर, मैप क्लासीफायर, या MLE अप्रोच और मैप अप्रोच। MLE अप्रोच में जस्ट लाइकलीहुड को कंसीडर करते हैं और जिसका लाइकलीहुड मैक्सिमम होता है हम कह देते हैं ये उसे बिलोंग कर रहा है। और मैप अप्रोच के अंदर हम साथ प्रायर्स को भी इंक्लूड करते हैं, उनसे भी ज़रब देते हैं और फिर जिसका आंसर जो हाईएस्ट या ग्रेटर होता है हम उस ओके एक और इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जी कि स्मूदिंग टेक्निक, कि अगर आप पिछले वो जो प्रॉब्लम थी आउटलुक वाली उसको अगर आप देखें तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी फॉर नो क्लास, आई थिंक जब हम शायद आउटलुक के लिए कंप्यूट कर रहे थे तो वो ज़ीरो आ गई थी। यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक आपने फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहें कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम फीचर probability of some feature x1 given some class आप निकालें और वो आ जाए आपके पास ज़ीरो। तो जब आप इस ज़ीरो के साथ ज़रब देंगे, जब आप इस ज़ीरो के साथ ज़रब देंगे तो बाकी सारी टर्म्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उनसे ज़रब खा के सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो फिर इन सच केसेस इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है कि जब आपके किसी एक फ़ीचर के विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास प्रोबेबिलिटी ही ज़ीरो है, तो क्या बाकी फ़ीचर्स की तो विद रिस्पेक्ट टू दैट क्लास प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं है। तो अगर हमने ज़ीरो से उनको ज़रब दी तो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है या इसको हल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम स्मूदिंग यूज़ करते हैं और एक वेल नोन टेक्निक स्मूदिंग के लिए जो यूज़ होती है उसे कहते हैं लेप्लास स्मूदिंग। अब लेप्लास स्मूदिंग किस तरह से काम करती है, इसके काम करने का तरीका ये है कि आप अपनी क्लास की जो प्रायर्स कंप्यूट करके रखते हैं पहले से उनको भी स्मूद करते हैं और अपने फीचर्स को भी स्मूद करते हैं। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपकी जो क्लास है y, उसके अंदर क्लास 1 भी हो सकती है कुछ सैम्पल्स की क्लास 2 है और कुछ सैम्पल की क्लास जो है जस्ट अ सेकेंड लेट मी करेक्ट इट, कुछ सैम्पल्स की जो क्लास है वो 3 भी हो सकती है। तो बेसिकली देयर आर पॉसिबल जो क्लासेस हैं, पॉसिबल क्लासेस जो हमारे पास हैं वो 3 हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो k है, अगर आप यहाँ पे पढ़ें k डिनोट्स द नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ इन y या नंबर ऑफ़ क्लासेस, तो ये तो k जो है हमारे पास 3 होगा। ठीक है। और जो लैम्डा है यूजुअली आप इसे मुख्तलिफ भी रख सकते हैं बट यूजुअली हम इसे 1 पर फिक्स करते हैं, तो लैम्डा होगा 1। अगर आप अमूमन देखें तो हम इसे 1 पर रखते हैं, ये ज़रब खा रहा है और ये 1 है। अब क्या होगा कि अब अगर किसी एक जो कह लीजिए कि क्लास है उसको जब आप स्मूद करेंगे तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या निकलेंगी। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास, मैं कुछ और काम भी करता हूँ, 2 मैं और ले लेता हूँ और एक मैं 2 का सैम्पल और ले लेता हूँ। अब मेरे पास ये कितने सैम्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल सैम्पल्स हैं। और जब आपने प्रायर्स की
प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, यानी y इज इक्वल टू सी के, मतलब पहली क्लास है तो मैं सी के कह देता हूँ 1, तो y के 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप क्या करते हैं, 1 वाले सारे जमा कर लेते हैं, 1 2 3 4 हैं। तो पहले तो आप क्या कहते थे, 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स जो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 9, तो 4/9 पहले हमारे पास आंसर आ रहा था। लेकिन अब क्या आएगा, 4 जमा 1 डिवाइडेड बाई 9 जमा 3, तो ये हमारे पास आएगा 5/12, ये हमारे पास 5/12 आएगा। ठीक है जी। ये ऐसा इसलिए है कि अगर किसी वजह से ये जो प्रोबेबिलिटी है जो कि पहले आप कंप्यूट कर रहे थे, जिसमें ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट स्मूथिंग के बगैर, ये अगर ज़ीरो हो भी जाए तो इसमें अब ये 1 ऐड होके और नीचे ये वाली टर्म ऐड होके इसे ज़ीरो ना होने दे, कुछ ना कुछ इसे ज़रूर असाइन करें। एक तो ये इस वजह से हम कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे तो अब ये हमने इस तरह से किया है कि अब भी टोटल सम 1 ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो था 1 क्लास के लिए, अब अगर मैं कहता हूँ जी कि इसे हमने 2 क्लास के लिए करना है, इसमें 2 क्लास के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 क्लास के लिए क्या निकलेगी, कितने टोटल सैम्पल्स हैं, 2 को बिलोंग कर रहे हैं 3 जमा 1 डिवाइडेड बाई, नीचे वही आ जाएगा 9/9 प्लस 3, तो आ जाएगा हमारे पास 4/12। और फिर अगर हम तीसरे की बात करें जिसमें कि हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू है वो 3 है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 2, यानी ये और ये, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वही रहेगा, टोटल सैंपल 9 है और जमा आपका वो स्मूथिंग फैक्टर, तो ये नीचे भी अगेन इसमें भी 12 आ जाएगा, 9 जमा 3 12, तो ये होगा 3/12। तो अगर 3/12 को जमा किया जाए, जमा 3/12 प्लस 4/12 प्लस 5/12, तो ये आ जाएगा 4 जमा 3 7 जमा 5 12, तो 12/12 आ जाएगा, और 12/12 इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए द आंसर इज स्टिल 1, मतलब टोटल सम इज स्टिल 1। लेकिन क्या किया हमने, स्मूथ कर दिया कि अगर इनमें से कोई प्रोबेबिलिटी ज़ीरो भी हो तो भी वो ज़ीरो ना आए। सेम प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे फीचर्स की, जो प्रोबेबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू क्लास हम कंप्यूट करके रखते हैं, जो टेबल्स हम बनाते हैं उनके लिए भी, कि ये वही फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए पहले हमने बनाया हुआ है, सिर्फ इसमें हम ऊपर यहाँ 1 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अब ए क्या है, ए अगर आप यहाँ पे पढ़ें, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ इन ए जे, कोई ए जे एक फ़ीचर है भाई, उस फीचर की टोटल पॉसिबल वैल्यूज़, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एक्स आई फीचर है और इसमें 5 5 7 2 4 5 7, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 5 है इसमें, 7 है, 2 है और 4 है, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो इन दिस केस ए वुड बी इक्वल टू 4। ठीक है जी। और आप इसमें भी आप उसी तरीके से करेंगे और स्टिल ये अभी भी नॉर्मलाइज्ड रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी जो विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास किसी फीचर की अभी भी 1 ही रहेगी। तो ये है जी स्मूथिंग का तरीका, ताकि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये टर्म ज़ीरो हो भी जाए तो इसमें कुछ ऐड करके ये नॉन ज़ीरो हो जाए और रहे भी ये नॉर्मलाइज्ड, ताकि मल्टीप्लाई जब हो, जब लाइकलीहुड के ऊपर हम अप्लाई करते हैं नाइव बेस्ड अजम्पशन और वो ब्रेक हो जाता है पार्ट्स में, तो उसके ऊपर जब हम अगर जब ये उसके अंदर कोई एक टर्म ज़ीरो होके सबको ज़ीरो करने की कोशिश करे तो स्मूथिंग उससे रोक लेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा सेट थोड़ा सा उलट बना हुआ है, मतलब ये कि अब जो आपके फीचर्स हैं ना वो रो वाइज नज़र आ रहे हैं आपको, ये फीचर 1 है, ये फीचर 2 है। नॉर्मली पहले कॉलम वाइज फीचर होते थे, रो वाइज सैंपल होते थे, लेकिन अब रो वाइज फीचर्स हैं। ये आपका आउटपुट कॉलम y है और ये आपके जो कॉलम वाइज आपको नज़र आ रहे हैं ना जी, ये सैंपल्स हैं। ये ज़रा थोड़ा सा आप एक डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा, मुझे जहाँ से ये प्रॉब्लम मिली है वहाँ इसी तरह से डेटा सेट बना हुआ था तो मैंने इसे एज इट इज़ कॉपी कर लिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें y के 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर आप वैसे इसे देखें तो टोटल सैंपल कितने हैं, 15, और इसमें y कितने हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। तो ये 9/15 आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है विदाउट स्मूथिंग। और ज़ीरो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आप गिनेंगे तो वो 6 ज़ीरो हैं, तो 6/15। लेकिन अगर आप स्मूथ कर देंगे इसे तो फिर आप देखें कि ये 9 के ऊपर एक लैम्डा 1 ऐड करने से हो गया 10, और y में टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 0 और 1 दो आ रही हैं, तो नीचे 15 में 2 ऐड करने से ही हो जाएगा 17। तो ये 10/17 हो जाएगा, और इधर ये इसमें 1 ऐड होगा और इसमें 2 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 7/17। दोनों को जमा करें, 10/17 और 7/17, द आंसर वुड बी 1। इसी तरह से आप फीचर्स को भी स्मूथ कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें x1 फीचर, तो x1 में एक a आ रहा है, b आ रहा है और c आ रहा है, यानी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो x1 के a होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि आपका जो क्लास है वो 1 हो, वो आ रही है 2/9, यानी 1 क्लास के अगेंस्ट x1 के a होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/9 है, क्योंकि सिर्फ 2 सैम्पल्स में x1 a है, इस वजह से, जबकि वहाँ पे y जो थी वो 1 है। इसी तरह से x1 के b होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/9। x1 के c होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के क्लास 1 है वो आपने निकाली, तो वो आपके पास आ गई 4/9। जब आपने इसे स्मूथ किया तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये इनके स्मूथ करने के बाद आ रही हैं आपके पास, कि न्यूमरेटर में ये 2/9 था, आपने 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x1 की। यहाँ भी न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया, यहाँ पे आपके पास ये 3/9 था, तो यहाँ पे एक ऐड किया तो 4, 3 में ऐड किया तो 4, और नीचे 9 में 3 ऐड किया तो 12। इसी तरह से ये 4/9 था, तो ये आपके पास बन गया 5/12। और यूँ आप रिमेनिंग जो तमाम कह लेंगे प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन्हें भी स्मूथ कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर कभी भी जो इसमें अगर कोई एलिमेंट या कोई प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर फीचर की ज़ीरो आ भी जाए तो सारे ज़ीरो में कन्वर्ट नहीं होते। ओके, एक्सक्लूसिव और इज़ एन एग्जांपल जो जस्ट टू शो यू के आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनली इंडिपेंडेंट होती हों। तो एक्सक्लूसिव और इज़ वन ऑफ देम, मोस्टली बल्कि नहीं होती हैं, मोस्टली आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो कंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा आप देखें, समझने की इसे कोशिश करें कि क्यों नहीं है ये कह लीजिए कि कंडीशनली इंडिपेंडेंट। वैसे भी नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी आउटपुट आप सिर्फ x1 को देखकर जवाब नहीं दे सकते कि जी ये इसकी आउटपुट क्या होगी, और ना ही खाली x2 को देख के आप आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों के जॉइंट रिलेशन पर डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आएगी। तो ये लिहाजा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये कंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। लेकिन एक चीज़ देखी गई है कि बेशक आपकी प्रॉब्लम के अंदर जो डेटा है वो कंडीशनली इंडिपेंडेंट ना भी हो, लेकिन नाइव बेस्ड अजम्पशन लेने के बाद जब आप उसे सॉल्व करते हैं तो रिज़ल्ट्स कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं। ओके, न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी, ये भी मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि जब आप कभी प्रोबेबिलिटीज़ को ज़रब दे रहे हों, फ़र्ज़ करें आप एक ज़रब देते हैं 0.0001 ज़रब 0.0009 ज़रब, और इस तरह से फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास, जैसे मैंने पीछे एक इमेज की एग्जांपल दिखाई थी, तो 900 फीचर्स थे, तो आपके पास 100, 200, 300 फीचर्स हों, और आप उस तरह से उनमें छोटी छोटी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ हों जिनको आपस में आप ज़रब दे रहे हों, तो क्या होगा? बेशक आप अच्छे से अच्छा टूल भी यूज़ करें तो वो इतना छोटा नंबर हो जाएगा कि आपका मैटलैब अगर सपोज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको ज़ीरो के बाद, अशारिया के बाद तकरीबन 323 डिजिट तक आपको वो लेके जा सकता है करेक्ट रिज़ल्ट के ऊपर। लेकिन अब जब ये प्रोबेबिलिटीज़ आप इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़, तो ये इतनी छोटी वैल्यू हो जाती है कि मैटलैब भी इनके अगेंस्ट आपको ज़ीरो आंसर कर देता है। तो फिर आप अगर दो बहुत छोटी प्रोबेबिलिटीज़ को कंपेयर करके अगर आपने जवाब देना है कि किस सैम्पल, कौन सा एक सैम्पल किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर मैटलैब अपनी लिमिटेशंस की वजह से या आपका टूल अपनी लिमिटेशंस की वजह से दोनों के अगेंस्ट ज़ीरो जवाब दे दे, तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं कि न्यूमेरिकली इसे कैसे स्टेबल बना सकते हैं। इसके लिए हम लॉग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं कैसे।
कि आपको पता है कि अगर आपने दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका लॉग लेना हो तो बेसिकली इट इज़ इक्वलेंट टू कि आप दोनों का अलग अलग लॉग ले लें और उनको जमा कर दें। ये आपके पास वही आंसर आएगा। ये अगर आपको थोड़ा सा पता है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं, उनको ज़रब दे के उनका लॉग लेना है, तो अगर आप दोनों का अलग अलग लॉग कंप्यूट करके उन्हें जमा कर लें तो ये वही आंसर होगा जो उनको मल्टीप्लाई करके उनके लॉग लेने से आपको आंसर मिलेगा। तो ये काम हमें अब हम इस तरह से भी अपने प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक है x और एक y है, मुझे इन्हें ज़रब देना है, तो मैं इन्हें ज़रब देने की बजाय इन दोनों का अलग अलग लॉग कंप्यूट करूं और उनको जमा कर दूं, तो फिर ये कभी भी वो अंडरफ्लो वाला मसला नहीं आएगा जिसे हम कह रहे थे कि वो टूल उसे ज़ीरो बना देगा। लेकिन सवाल ये उठेगा कि अगर हमने लॉग लेके जमा कर दिया तो क्या हमारा मकसद पूरा हो जाएगा? ये अब हम इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा कि अगर एक आपके पास फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास अगर एक वैल्यू है a और एक वैल्यू है b। इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b, देन याद रखिएगा कि log ऑफ a विल आल्सो बी ग्रेटर दैन log ऑफ b। ठीक है ना? अगर a ग्रेटर b से है तो a का log भी b से ग्रेटर होगा। ये एक रूल है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी टर्म्स हैं f1 इंटू f2 से लेके fn तक, ये मुझे कंप्यूट करनी है, और दूसरी तरफ मैं एक और ले लेता हूँ g1 इंटू g2 से लेके, सपोज ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मैं एक मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, gn तक, और मुझे देखना है किसका जवाब ज़्यादा बड़ा आता है ताकि मैं बता सकूं कि मेरा सैम्पल किस क्लास को बिलोंग करता है। सपोज़ अगर इसका आंसर ग्रेटर आता है तो ये क्लास 1 है, और अगर इसका आंसर ग्रेटर आता है तो ये क्लास 2 है। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इनको ज़रब देता हूं तो मेरा टूल इतनी छोटी आंसर आता है कि ये उसे ज़ीरो कर देता है टूल। तो मैं अब यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, अब मैं अगर इसका लॉग ले लूँ और इसका भी लॉग ले लूँ, और लॉग का रूल ये कहता है कि अगर एलिमेंट, अगर f1 ये इनर जो भी जवाब है, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस, तो लॉग भी उसका जो है, लॉग भी f वाली टर्म्स का जो है वो ग्रेटर होगा g वाली टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर मैं ये कंप्यूट कर लूँ तो जो जवाब आएगा वो वही होगा, यानी उससे भी मुझे वो पता चल जाएगा ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब ये कंप्यूट करना बड़ा आसान है। कैसे? कि इसको कंप्यूट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ log ऑफ f1 प्लस log ऑफ f2, ये सॉरी 2 लिखा हुआ है, और प्लस, और इस तरह से सारी टर्म्स को मैं log ऑफ fn, तो n टर्म्स को ऐड कर दूंगा तो ये कंप्यूट हो जाएगा, मुझे ज़रब नहीं देनी पड़ी, और आप देख सकते हैं कि वो अंडरफ्लो वाला मसला नहीं आएगा। और सिमिलरली मैं इसके ऊपर भी यही प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई कर दूंगा कि log ऑफ g1 प्लस, और इस तरह से ये सारी टर्म्स को मैं प्लस कर दूंगा log ऑफ gn तक, और जो भी आंसर ग्रेटर होगा मैं कह दूंगा ये क्लास अब उस क्लास को बिलोंग कर रहा है ये सैम्पल। ठीक हो गया जी। तो ये काम, अब ये इंट्यूशन है बेसिकली इसके पीछे। तो अब मुझे करना क्या है, पहले मैं जस्ट ये कर रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फीचर इन गिवन क्लास को ज़रब दे देता था सभी, ये जो लाइक्लीहुड हम कंप्यूट करते थे। अब क्या है, सबका लॉग लेके उन्हें जमा कर दें। इसी तरह से उसमें प्लस अपनी जो क्लास आपका जो प्रायर था उसके साथ भी आप ज़रब देते थे, उसको भी जमा कर दें उसका लॉग लेके। ये प्रायर है जी, ये लाइक्लीहुड है। सिर्फ किया क्या है कि पहले लाइक्लीहुड की टर्म्स आपस में ज़रब खाती थी, अब आपने उन सारी टर्म्स का लॉग निकाल के जमा कर दिया है, और वो जो जवाब आता था वो आगे प्रायर से ज़रब खाता था, तो अब आपने प्रायर का भी लॉग लेके उसे भी इसमें जमा कर दिया, तो अब आपके पास सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो अब ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज़ नहीं आ रही हैं आपके पास, लेकिन कम से कम आपके पास ये जवाब आ रहा है जो ये बता सकता है कि आपका सैम्पल जो है वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है।
तो ये वही चीज़ है, न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी को वही एग्ज़ाम्पल पर अप्लाई करके आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इसे आप देख लीजिएगा। ओके, हैंडलिंग कंटिन्यूस वेरिएबल्स, चूँकि ऑलरेडी लेक्चर की लेंथ जो है हमारे टाइम से ज़्यादा हो चुकी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर। अलबत्ता ये है कि इसको हम या तो अपने इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे, या मैं इस पर एक अलहदा से बना के एक वॉइस ओवर आपको सेपरेटली शेयर कर दूँगा। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।